आपने तो दिल्ली और पंजाब के बीच की लड़ाई मतलब जो है वो खत्म कर दी। मुझे लगता है कि देखिए, ये जो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, अब आप 8 साल पहले, मैं जहाँ से सांसद हूँ नागपुर से, हमारा सीवेज वाटर, टॉयलेट का पानी मैं महाराष्ट्र सरकार के बिजली जनरेशन कंपनी को बेचता हूँ। आपको 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं हमको। सर आपने कचरे का भी इस्तेमाल कर लिया, टॉयलेट के पानी का भी इस्तेमाल कर लिया, कितनी सारी चीज़ें जो वेस्टेज वाली है। और मैं वही देख रही हूँ डिटेल्स की, कितनी सारे मतलब ये वेस्ट पर आप किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। ये सिर्फ आपका आइडिया है क्योंकि पहले भी और मंत्रालय मतलब इसी मिनिस्ट्री में और भी मंत्री रहे हैं, कई बार तो ये परेशानियां आती रही हैं कि फंड्स की कमी है, ये परेशानी है। और कई बार तो हाईवे के तक के काम रुक जाते थे, हमने सालों साल देखा है कि हाईवे के काम रुके हुए हैं। लेकिन अब आपके पास कहाँ से ये फंड्स इस तरह से मैनेज हो रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि 2 इम्पॉर्टेंट विजन है। वन इज नॉलेज टू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और सेकंड इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए आज आपका जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लेकर जो आज का सत्र है, कि नो पर्सन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। अब वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात की थी। अब ये जो 30 लाख टन डांबर इंपोर्ट हो रहा है, अगर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायोमास जनरेट होगा, तो किसान आज अन्नदाता है, फिर ऊर्जा दाता है इथेनॉल के कारण, फिर बिटुमिन दाता, अब हवाई ईंधन दाता। आज हमारे यहाँ शुगर सरप्लस है, कॉर्न सरप्लस है, राइस सरप्लस है। अगर किसान बिटुमिन बेचेगा, किसान इथेनॉल बेचेगा, किसान सीएनजी एलएनजी बनाएगा किसान, तो मुझे लगता है रूरल एग्रीकल्चर की तस्वीर बदल जाएगी। और ये जो सर्कुलेशन इकोनॉमी है, जैसे पहले इन्वायरमेंट, ये जो मैं आपको, तो ये कोई मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, सबके सहयोग से होता है। तो पहले हमारे देश में इंपोर्ट करना टायर को बैन किया गया था। मैंने भूपेंद्र यादव जी को कहा, इसको बैन क्यों करते हो, जितना कचरा दुनिया में पड़ा है वो इंपोर्ट होने दो, हम कचरे में वेस्ट टू वेल्थ करेंगे। और वेस्ट टू वेल्थ करने में अभी वो टायर भी ले सकते हैं, गाड़ियाँ भी आ सकती है, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, प्लास्टिक, रबर, सब रिसाइकल होता है। सर आपको भूपेंद्र यादव फ़ोन करके ये नहीं कहते कि मेरे मंत्रालय का काम भी आप करते हो? नहीं नहीं नहीं, भूपेंद्र यादव जी ने मेरे कहने पर टायर इंपोर्ट करने की अनुमति दी और आज एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो गई। अब सिंपल बात समझो, बिटुमिन का रेट है 50 रुपये किलो, और टायर की पाउडर निकाल कर जो निकलते हैं उसका रेट है 30 रुपये किलो। रबराइज बिटुमिन से रोड की क्वालिटी और राइडिंग क्वालिटी सुधरती है। तो मुझे लगता है इसमें बचत है। और ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। कर अगर 30 लाख टन, अगर हमने 7% प्लास्टिक और 15% रबर पाउडर अगर बिटुमिन में डाली, तो अभी मैंने ऑयल कंपनी की मीटिंग बुलाई और उनको कहा आप ही खरीद लो। अच्छा। और सब लोगों से रबर पाउडर प्लास्टिक खरीदो, आप ही ऐड करो, एक ग्रेड बना दो और हमको दे दो। तो मैं ये मानता हूँ कि इंपोर्ट बचेगा तो देश का फायदा होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्टर को सस्ता रोड बनाने में संभव होगा, क्वालिटी सुधरेगी, देश के लिए अच्छा रोड बनेगा। तो कहीं ना कहीं सबका फायदा तो हो ही रहा है। सर वहीं पर जब अगर हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की, तो जब 4 धाम यात्रा की और वहाँ पे सड़क बनाने की बात थी तो काफ़ी विरोध हुआ था, पेड़ काटने की बात को लेकर विरोध हुआ था। तो पेड़ काटना तो हमेशा से विकास के आड़े आई है ये बात, और पेड़ नहीं कटने चाहिए इसका फेवर सब हमेशा करते ही हैं कि पेड़ कटे तो हमारी सांस कहाँ से आएगी। तो ये क्योंकि इतने सारे सोल्यूशंस आपने निकाले हैं, तो पेड़ ना कटें या बने रहें उसके लिए क्या किया है? देखो, मैं भी इस मत कहूँ कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, और इसलिए हमने ट्रांसप्लांटेशन का काम शुरू किया। अभी आज तक 78,000 पेड़ हमने ट्रांसप्लांट किए। आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूँ, इसमें अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं। साउथ की फिल्मों में एक विलन का काम करते हैं सयाजी शिंदे करके, वो पेड़ ट्रांसप्लांटेशन का काम करते हैं। अच्छा। तो ये औरंगाबाद के जगह, पैठन करके जगह, एकनाथ महाराज की जगह है, वहाँ 100 बड़ के पेड़ 100 साल पुराने 110 पेड़ रास्ते में आते थे। फिर मैंने सयाजी शिंदे को काम दिया और हमने 100 साल पुराने पेड़ उसका ट्रांसप्लांटेशन किया सक्सेसफुली। हाँ, सक्सेसफुल। काफ़ी रिस्की भी होता है ना? हाँ, रिस्की होता है, पर अभी हमारे देश में इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्टर तैयार हुए कि हमने 78,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए। और मेरी कोशिश ये है कि पेड़ काटने के बजाय पेड़ ट्रांसप्लांट करने चाहिए।
हम उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर नए तैयार कर रहे हैं ताकि हम पेड़ को काटे नहीं। दूसरा, हमने जो पेड़ लगाने के बारे में तय किया है कि 3 मीटर का पेड़ लगाएंगे। आपको ये राजमुंद्री में 50,000 करोड़ की इकोनॉमी ये प्लांट बनाते हैं, पूरे उनके ख़त्म हो गए, इतने पेड़ हमने खरीद लिए और रोड के बाजू में लगाए। अब ये सोच रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा लेने वाली स्पेसीज कौन सी है ताकि हमारा पोल्यूशन कम हो। फिर हम बाम्बू लगा रहे हैं, और बाम्बू इतना सुंदर है कि बाम्बू से कपड़े बनते हैं, बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से इथेनॉल बनता है, बाम्बू से फर्नीचर बनता है, इतने बाम्बू के उपयोग है। तो वेस्ट लैंड पर बाम्बू लगाकर हम लोग बहुत बड़ी इकोनॉमी डेवलप करके रोजगार निर्माण कर सकते हैं। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये भी कैसे करें। सर, इसी के साथ थोड़ा सा आए दिन ना बहुत सारे वीडियोस सामने आ जाते हैं कि टोल पर झगड़े का, ये करते वो करते हुए, तो ये टोल पर पैसा देना पूरा सिस्टम कब लोग को लगता है कि टोल फ्री हो जाएगा और गाड़ी सीधे जाएगी? और आपको चिंता होती है इस तरह के वीडियोस जब दिखाई देते हैं, ख़ास तौर से क्योंकि आप एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, अभी टोल के ऊपर टोल कभी नहीं जाएगा। इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अगर यही कार्यक्रम आप रामलीला मैदान पे करते तो फुकट में हो जाता है। जब यहाँ कर रहे तो ये एसी, फर्नीचर, पगार, तो पैसे तो देना पड़ेगा। इतने रोड बना रहे तो नेचुरली हम लोग, और अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, वहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है, ट्रैफिक डेंसिटी नहीं है, तो हमें टोल होगा। पर अब हम ये जो सिस्टम ला रहे हैं, शायद मार्च के पहले आ जाएगी कि सैटेलाइट टोल सिस्टम से आपके नंबर प्लेट, आप जहाँ से एंट्री करोगे रोड पर, वहाँ से फोटोग्राफ निकल जाएगा, और जहाँ आप निकलोगे वहाँ से निकलकर उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। तो आपको ना रुकना है, ना कोई रोकेगा, ना कोई झगड़ा है, ना कोई विवाद है। तो एकदम जितना रोड यूज़ किया उतना ही टोल देना पड़ेगा। ये सिस्टम मार्च तक लाने की हमारी कोशिश है। तो मतलब अच्छी सुविधाएं चाहिए तो आपको पैसा देना ही होगा? नहीं, पैसा देना पड़ेगा क्योंकि अच्छा, उसमें एक आज क्या होता है कि आपको 75 किलोमीटर में आप 15 किलोमीटर जाते हैं, पर टोल लगने के बाद 75 किलोमीटर का टोल देना पड़ता है, पर उसके बाद अब केवल 15 किलोमीटर देना पड़ेगा। दूसरी एक बात आपको बताता हूँ, मैं जब मुंबई पुणे मैंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो बहुत यही लोगों में नाराज़ी थी कि टोल ले रहे। तब पहला ही प्रोजेक्ट था, तो मुंबई से पुणे आने के लिए 10 घंटे लगते थे, अब लोग 2 घंटे में आते हैं। तो 8 घंटे जो बचे, उतना डीजल पेट्रोल बचा, उतना टाइम बचा, उतने पैसे में थोड़ा टोल दिया, तो बिगड़ा क्या? सर, आपने ना अपने ऑफिस में पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का एक कोट लगाया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, अमेरिकन रोड्स आर गुड नॉट बिकॉज अमेरिकन इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो ये इंडिया में कितना प्रैक्टिकल है? क्योंकि आप पूरा तो उस थॉट से पूरा प्रैक्टिकल है। आपको एक ही सर्वे कर लो आप, जो जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। आप कुछ मत करो, आधे घंटे में द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे जाओ। ठीक, अभी उसका उद्घाटन होगा 2 महीने में। मैं एक कार्यक्रम में गुड़गांव में था, मनोहर लाल जी ने कहा मुझे कि भाई ये 28 किलोमीटर रोड है, तो ये आप कुछ भी करके बना दो तो हमारा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मुझे लगा 200-300 करोड़ का होगा। वो रोड बाद में डिज़ाइन करके 8,000 करोड़ का हुआ। उसमें टनल्स है, आरओबी है, 1, 2, 3 लेयर रोड्स है, बहुत स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। तो मैं अभी हवाई जहाज में मुंबई जा रहा था, तो मेरे पीछे में बैठा हुआ यंग लड़का 40-41 साल का होगा, आया और मेरे पैर छुए उसने। बोला, ये क्या कर रहे हो? बोले, साहब आपने मेरी ज़िंदगी बनाई। बोला, मैंने क्या बनाई? बोले, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, मैं एनसीएलटी में गया था, दीवाला पिट चुका था, हालत ख़राब थी, पर आपने जैसे ऐलान किया आज मैं 5,000 करोड़ का मालिक बना हूँ सर। और अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के आजू बाजू में आप स्टडी करो उसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट का, कितने बिल्डिंग बन रहे, कितनी रियल इस्टेट है, उसकी कीमत कितनी है, कितने फ्लैट्स बन रहे हैं, और जो फ्लैट बना रहे वो कितने पैसे कमा रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के वहाँ केवल द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के आजू बाजू में 3.5 से 4 लाख फ्लैट बन रही है, 15-20 लाख की नई टाउनशिप तैयार हो रही। इसका कारण केवल ये है कि रोड बना। जैसे रोड बनता वैसे लोग रियल इस्टेट डेवलप करते, रोड बनता इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनते, रोड बनता लॉजिस्टिक पार्क बनता, रोड बनता नई सिटी तैयार होती है।
सर कई बार लोग कहते हैं कि जब आप एक बार एयरपोर्ट जा रहे थे, बहुत ट्रैफिक था, फंस गए वहाँ पर, तो आपने सोचा कि इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। इस तरह से और भी कई परेशानियाँ जब आप अपने जीवन में देखते हैं तो आप सोल्यूशन निकालते हैं। कई बार आम जन सोचता है कि आप उनकी ही तरह उसे सोच करके परेशानी का हल निकालते हैं, या फिर नितिन जी अपनी परेशानी के हिसाब से हल निकाल कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे जब भी लोग बताते हैं समस्या, विशेष रूप से एमएलए एमपीज आते हैं, तो मैं अधिकारी को कहता हूँ कि ये इतना दूर मेहनत करके पेट्रोल खर्चा करके आया है, कोई मकसद है इसलिए आया, कोई समस्या इसलिए आया है, आप उसकी बात को समझो। और इसलिए जो भी प्रॉब्लम बताता है तो हम करते। दूसरा, हम सुमोटो भी, अब मुझे पता है ये दिल्ली से गुड़गांव कितना खतरनाक है जाना, हाँ 1.5 लाख पीसीज है। अब मेरे मन में है, अभी तक मैं उसकी घोषणा नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं चेन्नई में नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो, ऐसा बना रहा हूँ। फिर पूना में 40,000 करोड़ के फिर यही सिस्टम में बना रहा हूँ। फिर नागपुर में मैंने ऑलरेडी आशिया का रिकॉर्ड हो गया, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो रोड है, जो धौला कुआं भी मैंने सुधारा, ये मेरे कारण हुआ। हाँ, ये मैं रोज एयरपोर्ट पे जाते आते धौला कुआं में फंसता था। वो धौला कुआं में कभी नाम भूलूंगा नहीं, रास्ते में रोज आधा पौन घंटा बैठे थे। अभी वो एक पुलिस स्टेशन तोड़ना है, वो जो धौला कुआं से हम इधर रिंग रोड आते हैं ना, मुझे ज़्यादा दिल्ली मालूम नहीं है, वो एक पुलिस स्टेशन तोड़कर वो भी कॉर्नर अच्छा करने से वहाँ रिलीफ मिलेगा। तो अब उसके बाद मैं सोच, जहाँ से हमारा ब्रिज शुरू होता है, मैं सोच रहा हूँ कि ये 2 लेयर 3 लेयर बना है, जो डायरेक्ट आगे गुड़गांव के आगे निकल जाएगा ऊपर के ऊपर। तो नेचुरली फिर अभी इसमें 1.5 लाख पीस यूज़ है, पर हम उसमें अभी देखो ये जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे की वो जो एक मूर्ति है ना बड़ी, वहाँ से एक नया फ्लाईओवर करके आप, वो शादियाँ होती है वो रोड पर, हाँ। जहाँ अंडरग्राउंड हमने टनल बनाया पूरा, वो शादियों में जाना बंद कर दिया था मैंने। वो पूरे रोड पर 5-6 बड़े बड़े ये है शादियाँ होती थी, हम कहाँ फंस जाते। अभी नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 10 लेन रोड, उसमें फ्लाईओवर 6 लेन रोड, तो इतना बड़ा हो गया कि अब कोई भी शादी में आप जाएगी तो आप अटकेगी नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।